नमस्कार बच्चों। अब नया टॉपिक पे आएंगे फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो या दो से ज़्यादा फलनों का संयोजन भी संभव होता है और वो किस प्रकार संभव है ये आपको देखना है। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ही कोट किया हुआ है, मैं उसी को ही एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा एग्जाम्पल है, उसे आप रिलेट भी कर पाएंगे। मान लीजिए आप 12th क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के बच्चों का मैं क्लास में आपके जो क्लास टीचर होते हैं उसमें सब बच्चों के नाम लिखे हैं, रोल नंबर बना रखे हैं और वो नाम हम आपको बोर्ड को भेजते हैं, सेट बी को भेजते हैं। अब उस नाम के अगेंस्ट जो भी नाम होगा, ए बी सी डी कुछ भी करके नाम आपके होंगे, उनके अगेंस्ट बोर्ड आपको एक रोल नंबर इशू करते हैं। हर बच्चे का अलग अलग आपका रोल नंबर होता है, जो भी आपके सेंटर के हिसाब से तो देखते हैं आपकी 6-7 डिजिट्स का आपका रोल नंबर बनता है। तो ये बोर्ड दिया हुआ आपका रोल नंबर होता है। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, कई जगह पर, यूपी बोर्ड में नहीं होता लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि बच्चे की पहचान ना उजागर हो, इसलिए या किसी भी तरह की बेईमानी ना हो, क्या करते हैं कि एक अलग तरह का कोड डिकोडिंग कर दी जाती है। यानी जो रोल नंबर था बच्चों का, वो रोल नंबर चेंज कर दिया जाता है, किसी और उसको कुछ और कोडिंग कर दी जाती है, कोई और नंबर उसको दे दिया जाता है और उस पेज पर वो जो असली नंबर थे, रोल नंबर थे बच्चों के, वो छुपाकर उसकी जगह दूसरे रोल नंबर करके, और यहाँ टीचर्स को, जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो कॉपी को चेक करते हैं, उन पर ये अलॉट हो जाता है। तो अब जो ये फंक्शन बन के आता है, आप क्लियर देख रहे हैं कि बच्चे का नाम नहीं है, बच्चे की कॉपी सीधा बच्चे की पहचान के बिना डायरेक्ट कॉपी ये चेक कर रहा है। तो अब एक तरह से डायरेक्ट जब कॉपी चेक हो रही है तो ए से यानी बच्चे ने क्या लिखा और वो सही लिखा या गलत लिखा, उसको एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है। बोर्ड का रोल एक तरह, बोर्ड जो है इसमें से साइलेंट हो गया। तो एक पहला था बच्चे को बोर्ड का नंबर मिलना, ये एक फलन था। फिर उस रोल नंबर का डिकोड होना, दूसरा कोडिंग डालना, ये आपका दूसरा फलन जी था। और तीसरा काम जो हो रहा है, सीधा कॉपी चेक हो रही है, वो सीधे ए से सी में, यानी बच्चे के नाम के अगेंस्ट कॉपी चेक हो रही है। और ये जो पूरा काम हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है, ये बेसिकली इन दो फलनों का संयोजन है। और ये अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आप देख रहे हो, एक मान लो ए का रोल नंबर था 15,001, इसकी कोडिंग इन्होंने कुछ किसी दूसरे ढंग से कर दी 25,001 से, मान लो। तो इस तरह से ए जुड़ा था 15,001 से, 15,001 जुड़ा 25,001 से। तो यानी अगर फंक्शन इसको एफ माने तो एफ एक हो गया 15,001 और जी, और ये जो मेंबर है 15,001 यानी जी 15,001 हो गया 25,001। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब मान लो ए को इससे रिलेट करना हो सीधा इससे, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, जी, और 15,001 की जगह लिखेंगे एफ ए। तो ये आप देख रहे हैं जी ऑफ एफ ए, यानी बीच में से ये वाला जो था ये मर्ज हो गया और अब ये फंक्शन बन के आया। यानी जी एफ नाम का एक ऐसा फंक्शन, जी ऑफ एफ ए या जी ओ एफ, एक ऐसा फंक्शन हो गया, फलन हो गया, जो सीधा इमेज बता रहा है स्टूडेंट ए को रिलेट कर रहा है उसके नए फिस्टिशियस रोल नंबर 25,001 से। अब यहाँ 15,001 गायब हो गया है, जो कि उसका एक्चुअली रोल नंबर था। बच्चे को अपना रोल नंबर ये पता था, बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा रोल नंबर ये है। टीचर को उस बच्चे का रोल नंबर ये पता है, उसे ये नहीं पता कि उसका पहचान इस रूप में है। तो इस तरह से ये व्यवस्था करी जाती है ताकि पूरी तरह से क्लैरिटी से कॉपी चेक हो और बिना किसी बायस्ड होकर ये कॉपी चेक हो, ये व्यवस्था होती है। और इस तरह की चीज़ें ही हमारा फलन का ही हमारा फलनों का संयोजन कहलाता है।
तो अब मैं डिफ़ाइन करती हूँ, जैसे आपके बुक में दिया हुआ डेफिनेशन जो है कि अगर एक फलन ए से बी में है एफ और एक फलन जी बी से सी में है, ये दो ऐसे फंक्शंस हैं, देन इन दोनों का कंपोजिशन ए से सी में, यानी दोनों में बी कॉमन जब आ रहा है ए से बी और बी से सी में, तो डायरेक्ट ए से सी में जो आपका फंक्शन बन के आएगा उस फंक्शन का नाम होगा GOF के नाम से वो रिप्रेजेंट होगा। तो GOF क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो ए से सी को डायरेक्ट रिलेट कर देता है, जो फंक्शन GX और FX, जो फंक्शन G और F का कंपोजिशन है, और इसको हम मोटी भाषा में गॉफ बोल देते हैं, GOFX, यानी इसका बेसिकली मतलब है GOFX। तो इस ढंग से लिखना या इस ढंग से लिखना या इस ढंग से लिखने का एक ही मतलब होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ G जो है फंक्शन है, और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो खुद FX है, और GFX C का मेंबर है। तो यहाँ FX किसका, यहाँ X मेंबर हुआ A का, और GFX ये मेंबर हुआ C का। तो इस तरह से ये डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसी तरह से अगर फॉग लिखा जाता है FOGX, इसका मतलब f ऑफ gx। तो अगर मैं यहीं देखूँ f ऑफ gx, तो f ऑफ gx तब बनेगा कि g होगा b से c में, और फिर c से a में अगर fx होता तो यानी अब की बार ये चेंज हो जाएगा। तो ये FOGX का यानी फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx। अगर मैं कहती हूँ HOPX, HOP बोलती हूँ HOPX का, इसका मतलब होता है h ऑफ px, और अगर मैं POHX बोलती हूँ इसका मतलब होता है p ऑफ hx। तो दोनों में डिफरेंस आपका है, और दोनों की दोनों बराबर नहीं होते। हम कोई एग्जाम्पल करेंगे तब आप उससे निकाल भी पाएंगे। अभी एग्ज़ाम्पल 15 जो है, मैं ये NCERT के एग्ज़ाम्पल से ही आपको इनको और क्लियर करती चलती हूँ, और क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये। तो एग्ज़ाम्पल 15 ये कहता है कि f एक फलन है सेट 2 3 4 5 से सेट 3 4 5 9 में। ये सेट हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। फिर G फलन है 3 4 5 9, यानी वही सेट B से से 7 11 15, ये सेट C। तो आपसे, और ये इमेज किस तरह से बन रही है, इन्होंने दे रखा है F2 बराबर 3 F3 बराबर 4, F4 बराबर 5, ये दे रखा है F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, F4 बराबर 5 और F5 भी बराबर 5। तो अगर मैं इसको सेट A मानूँ 2 3 4 5, ये सेट B 3 4 5 9, और ये सेट C 7 11 15। तो यहाँ से ये सेट A, ये सेट B, ये सेट C, A से B में जो फंक्शन है वो F से बना हुआ है, और B से C में जो फंक्शन है वो G से बना हुआ है। तो 2 जो है, ये संख्या 2 जो है वो जुड़ी है 3 से, 3 अटैच्ड है 4 से, 4 और 5 दोनों की इमेज 5 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 संख्या किसी की भी इमेज नहीं है। अब फंक्शन G की बात करेंगे तो 3 की जो संख्या 3 और 4 दोनों की इमेज है 7, यानी ये और ये दोनों की दोनों इससे जुड़े हुए हैं। फिर 5 और 9 दोनों की दोनों 11 से जुड़े हैं। यहाँ संख्या 9 F के अंतर्गत किसी की इमेज नहीं बन रही थी, लेकिन चूँकि G एक फलन है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि 3 4 5 9 की इमेज C में ना हो, वरना G फलन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि GOF आपको फाइंड आउट करना है।
तो जी ऑफ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने फिगर बनाया था, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो जी ऑफ एफ एक्स ये निकालना है। तो आप देख रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स यानी ए से सी में फलन, यानी ए के हर एक मेंबर की सी में क्या इमेज बनेगी ये आपको देखना है। पिक्चर से अगर आप देखते हैं 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 7, तो जी ऑफ F2 यानी अब x के मान हम लेंगे, एक बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगर हम जी ओ एफ एक्स निकालें तो पहले 2 निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ F2। अब F2 कितना दे रखा है आपको, 3। मैं यहाँ साथ साथ जी और लिख दूँ, G3 और G4 का मान 7 दे रखा है। ऐसे ही G5 और G9 का मान 11 दे रखा है, यानी 3 और 4 की इमेज 7, 5 और 9 की इमेज 11, 15 किसी की इमेज नहीं है। तो अब F2 की बात करें, F2 का मान कितना आ गया, 3, तो मैं F2 की जगह लिख रही हूँ 3, तो G ऑफ 3, एंड G ऑफ 3 कितना है, 7। तो इस तरह से G ऑफ F2 कितना हुआ, 7। तो इसके अंतर्गत तो इस तरह से निकला। ऐसे ही आप G O F3 निकालेंगे, तो इसका मतलब G ऑफ F3 इस तरह से लिखेंगे। F3 का मान है 4, यहाँ से ये देख रहे हैं G ऑफ F3 का मान है 4, तो G4 का मान कितना है, 7, तो इसकी इमेज भी 7। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, 2 3 से जुड़ा, 3 7 से जुड़ा, तो गॉफ के अंदर 2 किससे जुड़ा, 7 से जुड़ा। इसी तरह से 3 4 से जुड़ा, 4 5 7 से जुड़ा, इसका मतलब 3 किससे जुड़ गया, सीधा 7 से। ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप करेंगे जब आप बाकी 2 निकाल लेंगे और पाएंगे कि इनकी इमेज क्या है, 11 है, दोनों की इमेज 11 है। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम्पल आपका ये हुआ। इसी प्रकार आप बाकी एग्ज़ाम्पल्स कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछेंगे। इसके बाद एक थ्योरम की तरह ही, हालांकि यहाँ एग्ज़ाम्पल 18 करके दिया हुआ है, बेसिकली ये थ्योरम जैसी ही है क्योंकि ये जनरल है, कि ये कहता है एग्ज़ाम्पल 18 कि अगर एक फंक्शन a से b 1 1 है और g b से c ये भी फंक्शन 1 1 है, यानी एकेकी है, फलन एकेकी है, तब GOF यानी A से C में ये फलन भी एकेकी होगा। क्या कहना चाहता है मैं समझाना चाहूँगी, फिर इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। फलन F यहाँ से यहाँ डिफाइन है, चूँकि एकेकी दे रखा है, इसका मतलब एक मेंबर, मान लो इसमें x1 x2 x3 3 मेंबर हैं, तो किन्हीं 2 की एक इमेज नहीं होगी क्योंकि F एकेकी है। तो B में कम से कम 3 मेंबर तो होंगे, यानी y1 y2 y3 लेट सपोज अगर होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो कम से कम होंगे, ताकि ये तीनों अलग अलग इमेज बना पाएँ, तभी ये एकेकी कहलाएगा। इसी तरह से चूँकि G भी एकेकी फलन है, तो G फलन B से C में है, यानी y1 y2 y3 की इमेज अगर C में z1 z2 z3 कम से कम 3 मेंबर, क्योंकि तीनों अलग अलग होंगे, क्योंकि ये तीनों एकेकी है, तो y1 की जो इमेज अगर z1 है तो फिर y2 की z1 नहीं हो सकती, y2 की कुछ और होगी, तो हमने z2 मान लिया। और चूँकि z1 z2 इनकी इमेज बन चुकी है, अब ये y3 की इमेज नहीं बनेंगी, तो y3 की इमेज z3 है। तो अब आप देख रहे हैं, तो अगर fx1 y1 के बराबर है, फिर gy1 c1 के बराबर है, तो सीधा गॉफ x1 किसके बराबर है, तो आप सीधा देख रहे हैं x1 y1 से जुड़ा, y1 c1 से जुड़ा, तो गॉफ के अंतर्गत x1 किससे जुड़ गया, सीधा आपका z1 से जुड़ गया। इसी तरह से गॉफ x2 किससे जुड़ गया, z2 के,
लेकिन जब आप किसी थ्योरम को सेट करते हैं तो आप इसमें से फिगर बता के नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपको ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बोर्ड में भी आया हुआ है और सीबीएसई में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और मतलब इसको आप सॉल्व करें तो आप एग्जाम्पल लेके नहीं समझाएंगे, आप इसको प्रॉपर क्वेश्चन की तरह समझाएंगे। हम इसमें जब भी कोई प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम इसे कहेंगे, चूँकि ये एक ही 1 1 है, तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, अगर x1 x2 इसके मेंबर हैं तो x1 बराबर इफ fx2, यदि fx1 बराबर fx2 होता है तो x1 बराबर x2 भी होगा। ये आपका मतलब ये आपको दिया है कि अगर ये बराबर होता है तो ये बराबर होगा। और इसी तरह से अगर y1 y2 b का मेंबर्स होते हैं, सेट b के मेंबर होते हैं, तब g यदि g y1 बराबर g y2 है तो इसका सीधा सा मतलब है y1 बराबर y2 होगा। अब हमें चेक करना है, हम कहते हैं कि हमने कोई भी, तो ये हमें गिवन है यानी ज्ञात है, ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 है, तो ये कंडीशन निकल के आती हैं ज्ञात है। तो अब हम कहते हैं माना कोई भी दो संख्याएं x1 x2 हमने ले ली a की, और अब हम ये जो गॉफ यानी जो गॉफ एक फंक्शन है, खुद पूरा अपने आप में एक फंक्शन है, x1 बराबर गॉफ x2 है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ g ऑफ fx1 बराबर g ऑफ fx2। ठीक है, अब आप देखते हैं चूँकि fx1 जब अगर fx1 बराबर fx2 दे रखा है, इसका सीधा सा मतलब है x1 बराबर fx2 दे रखा, तो सॉरी g ऑफ fx1 बराबर g ऑफ fx2 हमने निकाला। अब हम जानते हैं g y1, अगर g y1 बराबर g y2 होता है तो y1 इक्वल टू y2। तो अगर मैं y1 की जगह fx1 लिख दूँ और y2 की जगह fx2 लिख दूँ, तो इस वाले नियम से कि यदि ये इक्वल होता है देन इट इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y2, तो y1 का मतलब fx1 इक्वल टू fx2, और अब ऊपर से fx1 इक्वल टू fx2 था, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि x1 बराबर x2। तो आप देख रहे हैं जब फंक्शन g और फंक्शन g किसी दो संख्याएं x1 x2 के लिए इनके प्रतिबिंब अगर बराबर हैं, तब आपने रिज़ल्ट निकाल दिया कि वो संख्याएं भी खुद अपने आप में बराबर होंगी। अतः g क्या होगा, एक एकैकी फलन है। इसी तरह से एग्ज़ाम्पल 19 किताब में एग्ज़ाम्पल 18 के हिसाब से दिया है, और ये थ्योरम ही है, इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल 19 ये कहता है कि इसी तरह से अगर f a से b में कोई एक फलन है, ये आच्छादक है, और g b से c में एक फलन है, ये भी आच्छादक है, तो हर हालत में गॉफ भी एक आच्छादक फलन होगा। अब हम इसको आच्छादक प्रूव करने के लिए हमें दिखाना है कि C का हर एक मेंबर, मैं वही Z लेके चलूँगी, C का हर एक मेंबर एक इमेज बन रहा है गॉफ के अंतर्गत, किसमें सेट A में। तो हम कहते हैं कोई भी हमने एक Z ले लिया C में, तो हम सीधी सी बात है कि अगर इसमें है, और फिर हमने Y मेंबर हमने कहा फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, चूँकि G आच्छादक है, यानी C का हर एक मेंबर इमेज बन रहा है B के हर एक मेंबर, तो किसी Z के लिए कोई ना कोई Y ज़रूर होगा B में, माना कोई Y है B में, सच दैट GY बराबर Z होगा निश्चित तौर पे। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है जब हमें ये पता है कि
जी एक आच्छादक फलन है। फिर से बता रही हूँ बच्चों कि आच्छादक का मतलब होता है कि ये जिसमें ये इमेज बन रही है कोई भी मेंबर बिना इमेज के ना रह जाए। तो हमने इसका कोई भी मेंबर लिया जेड, तो जेड जो है हर हालत में इमेज होगा बी के किसी मेंबर का, और वो मेंबर का नाम हमने वाई मान लिया। तो अगर फंक्शन जी के अंतर्गत अगर ये जेड इमेज बन रहा है वाई का, तो इसका मतलब जी वाई बराबर जेड। तो ये आपका ये दिया हुआ है, ये कंक्लूडेड है। इसी तरह से बी में मेंबर y1 है और f भी आच्छादक है, तो और इसका मतलब y किसी ना किसी ए के मेंबर के लिए इमेज बन रहा होगा। तो इसका मतलब हर हालत में कोई ना कोई मेंबर x ए में होगा, देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसा मेंबर जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट। ऐसे ही यहाँ पर किया था, देयर एग्जिस्ट। ये साइन देख रहे हैं बच्चे, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी एक निवास करता है, एक उसकी एग्जिस्टेंस है। जेड के लिए वाई की एग्जिस्टेंस है, एक ना एक मेंबर ज़रूर होगा। इसी तरह से एक ना एक एक्स ज़रूर होगा, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई होगा। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है क्या जेड के लिए गॉफ के अंतर्गत कोई मेंबर है। तो अगर मैं बात करती हूँ जी ओ एफ एफ एक्स, तो आप कहेंगे जी ऑफ एफ एक्स बराबर है वाई के, जी ऑफ वाई लिख दिया। कहाँ से? समीकरण 2 से। फिर समीकरण 1 से जी वाई की जगह लिखा जेड, और क्लियरली आपको देख रहा है कि जेड के लिए हमें एक्स मेंबर मिल रहा है। तो इस तरह से जी ओ एफ भी क्या हुआ? आच्छादक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर f, इन दोनों को मैं कंबाइन करके कहती हूँ कि अगर f एक फलन है a से b में, और g ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, g फलन है b से c में, ये भी एकेकी और आच्छादक है, तो GOF हर हालत में एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकल के आता है। पर प्रश्न ये उठता है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? यानी ये तो आपने बताया, प्रूव करके दिखा दिया कि f और g ऐसे फलन हैं जो एकेकी भी हैं और आच्छादक भी हैं, तब इनका संयोजन यानी GOF गॉफ भी एकेकी और आच्छादक होगा। पर उल्टा प्रश्न ये है कि अगर GOF fx एक फलन जो संयोजन है दो फलनों का, वो ये खुद अपने आप में आच्छादक व एकेकी है, ये दिया हुआ है आपको, तो क्या इसके उल्टे जी फलन और एफ फलन भी आच्छादक एकेकी होंगे? ऐसा ज़रूरी है? कन्वर्स भी ट्रू है या नहीं? तो ऐसा ट्रू नहीं है, और इसको इन्होंने एग्जाम्पल 20 से और 21 से सॉल्व करके बताया। जब मैंने बताया था जब किसी भी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आच्छादक एकेकी हों, ऐसा हो सकता है कि ये आच्छादक एकेकी ना हो। ये तो निश्चित है कि अगर ये आच्छादक और एकेकी, दोनों आच्छादक और एकेकी होंगे तब GOF आच्छादक व एकेकी होगा। यानी 1/2 अगर ये दोनों फंक्शंस होते हैं तो निश्चित तौर पे ये भी 1/2 होगा, बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। और ये आप जब किसी नियम को आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो उसको एक एग्जाम्पल से ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक फलन, एग्जाम्पल 20 के हिसाब से मैं बताती हूँ। एक फलन f है जो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 में डिफाइंड है f, और ये सेट A मान लिया, ये B मान लिया, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और इमेज ऐसे बनी हुई है fx इक्वल टू fx यानी 1 की 1 इमेज, 2 की 2 इमेज, 3 की 3 इमेज, 4 की 4 इमेज। फिर C सेट है, B से C में ये फलन था आपका f, B से C में फलन है आपका g,
और ये किस तरह से डिफाइंड है आपका? ये भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये भी फलन आपका gx बराबर x है, यानी 1 1 से जुड़ा हुआ है, 2 2 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा है, 4 4 से जुड़ा है, 5 5 से जुड़ा है, 6 6 से जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि ये फलन भी एक ही है, ये फलन भी एक ही है, हाँ ये फलन इस तरह से दिया है कि 5 की, लेकिन 6 की इमेज भी 5 है। ये फलन इस तरह से बना है, सॉरी gx = x नहीं है, तो इसकी इमेज 5 है, 5 की इमेज भी ये है और 6 भी। अब आप देखेंगे गॉफ के अंतर्गत 1 की इमेज 1 और उसकी इमेज भी 1, गॉफ के अंतर्गत 2 की इमेज 2 और 2 की इमेज 2, तो 2, गॉफ के अंतर्गत 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज 3, गॉफ के अंतर्गत 4 की इमेज 4। निश्चित तौर पे यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक ही फलन है। ये फलन कैसा है? एक ही है, लेकिन g यहाँ पर एक ही नहीं है। g की इमेज भी 5 है और 5 की इमेज भी 5 है। ऐसा ये फलन के अंतर्गत है। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसे आप ये करके बता सकते हैं कि अगर गॉफ एक ही फलन है, इसका मतलब ये नहीं है कि g और f नेसेसरीली हर हालत में एक ही होना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ही ना हो या दोनों ही एक ही ना हो। ऐसी ही बात करते हैं आज हद तक की कि एक फलन, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। एक फलन a से b में है f, ये फलन f है और इसमें मेंबर है 1 2 3 4 और इसमें मेंबर भी है 1 2 3 4। तो f ऐसे जुड़ा है कि 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है और 3 और 4 दोनों की इमेज 3 है। फिर आप देख रहे हैं B से C में, अब C जो है वो है 1 2 3, G का फलन ऐसे है कि 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है और 3 और 4 दोनों की इमेज 3 है। ये इस तरह का फलन है। अब ये फलन G के नाम से। अब अगर मैं गॉफ को डिफ़ाइन करूं तो g ऑफ f1 किसके बराबर? 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, तो ये 1 के बराबर होगा। g ऑफ f(2) किसके बराबर होगा? 2। g ऑफ f3 किसके बराबर होगा? 3। g ऑफ f4 किसके बराबर होगा? 3। यानी C में कोई ऐसा मेंबर नहीं बचा 1 2 3 जो गॉफ के अंतर्गत किसी न किसी x से जुड़े हुए हैं। यानी तीनों की तीनों मेंबर इमेज हैं किन्हीं संख्याओं का। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है C में कोई मेंबर नहीं बचा, तो गॉफ आपका आच्छादक है। परंतु यहाँ देखने से ही आपको पता चल रहा है F आच्छादक नहीं है। तो इवन इफ गॉफ आच्छादक है लेकिन F आच्छादक नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर गॉफ आच्छादक है या एकेकी है तो F और G भी एकेकी और आच्छादक हों। तो ये आपका इस एग्जाम्पल से ये काउंटर बैलेंस होता है। तो यहाँ तक का आपका कंपोजिशन के बारे में था। अब एग्जाम्पल 21 मैंने आपको बता दिया, 22 भी आप करेंगे। पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर इनके जितने भी तमाम क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। एक्सरसाइज 1.3 उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको एक एक सभी क्वेश्चंस।